हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, ये सीरीज़ काफ़ी समय से जो कि बंद हो गया था। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सभी चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी इधर डिस्टर्ब रहा। लेकिन फाइनली अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने क्लास 6 और क्लास 7 को अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। और रही बात MCQ की, तो MCQ आपको पता है कि हम पेड कोर्स में डालते हैं, तो आप वहाँ पर जा करके आप पेड कोर्स में MCQ देख सकते हैं अगर आप चाहो देखना तो। ठीक है, तो फिलहाल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इसकी चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ, ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 8 का हिस्ट्री का, जो कि हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को एक बार पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या छोड़ना था क्या पढ़ना था। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये हम देख लेते हैं। तो छोटा सा लाइन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ताकि हम चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस हो सके। तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों को जादू में ही खोए रहते थे, तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती रहती थी। आज समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याप्त जो कि माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ होता है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है या फिर नहीं है? तो इसके बारे में हम इस चैप्टर्स में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा बात है, मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम हाईलाइट करके रखें, तो मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट्स पे चलूँगा। ठीक है, तो आप इन सभी को पढ़ेंगे। इनमें से इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव है। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं, जैसे हम पहले और बाद में ही बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। मतलब जो रोज़मर्रा के जीवन में जो चल रहा है उस पर हम डायरेक्ट ये ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मान करके चलते रहते हैं कि मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहा होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देख करके आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने की जो चलन है वो कब से शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो सोच सकते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुआ आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि रेलवे का निर्माण कब हुआ है। आप सभी को पता होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा पॉइंट्स और लिखा गया, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए। देखिए 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किस वर्ष में सौंपा था? तो 1782। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक व्यक्ति है वो अपना जो ग्रंथ है वो इनको सौंप रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो चीज़ें जाननी चाहिए वो उस पर फोकस करते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होगा जो एक लंबे समय तक चलती रही है। भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। इसके लिए कई समय लगे होंगे, धीरे धीरे करके बढ़ा होगा। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जवान पर चढ़ा होगा। इस तरह की
प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं कि इस दिन से ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या फिर अर्थव्यवस्था या समाज के किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। यानी ये एक दिन की तो घटना है नहीं, धीरे धीरे मतलब कि ये आगे की तरफ बढ़ता रहा, तो ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती रही है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं या लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने लगते हैं तब कहते हैं कि हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज़ा नहीं, ताज, ठीक है, सॉरी। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब वो मरा, कब उसके बाद कौन सा उत्तराधिकारी शासक बना। तो ये सब तमाम चीज़ें आप में पहले भी हिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो ये कुछ नया चीज़ नहीं है। मतलब पहले ऐसे ही लिखा जाता था, जो भी इतिहासकार होते थे वो इसी चीज़ों में लगे रहते थे, इसी को ही ढूंढते थे कि कब क्या हुआ। लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती थी और इस तरह के इतिहासों के तिथियों का महत्व बना रहा। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरों सवालों के बारे में बात करने लगे हैं। इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, क्या पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह से फैले, किस तरह रियासतें बनी और नए विचार पनपे, सांस्कृतिक और समाज किस तरह से बदले। इन सभी विचारों पर भी अब जो कि इतिहासकार चर्चा करने लगे थे, आपने पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी देखा था। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जो कि हाईलाइट मैंने किया हुआ है कि 1922 में चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते थे। यानी 1922 में लिप्टन जो चाय आप देखते हैं, जैसे ग्रीन जो टी होता है, लिप्टन का ग्रीन टी, तो वो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे किया गया। तो 1922 की ये घटना है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। चल इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कि कौन सी तारीख है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलेगा, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 है तो इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बनेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दूंगा, जो कि हमारे एप्लीकेशंस पे कि आप पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिहार एसआई के कोर्स में भी और बीपीएससी का जो कोर्स है उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण पर विचार कीजिए। जब भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखने और उस हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास भारत के जो गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होता है, तो आप सभी को पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली और विंटिंग, डलहौजी, मतलब अलग अलग जो भी रहे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सभी के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो कि इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिन्हें जानना महत्वपूर्ण हो। जो भी था इनके जीवन पर ही आधारित जो कि लिखा गया। आपने देखा होगा कि कब इन्होंने क्या किया, तो वो सारी चीज़ें इस पर लिखी गई और यही बताया जा रहा है कि इनके बाहर कोई जीवन ही नहीं था, ऐसा माना जाता था। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास ने अलग अलग अध्यायों का विषय बन गया था। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। ठीक है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, इस पुस्तक के नाम को याद रखना है कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा है, तो जेम्स मिल ने लिखा है, जो कि एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं था। चल इसके बाद आगे देखते हैं कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। क्वेश्चंस यहाँ से ये पूछा सकता है कि किसके अनुसार, किस ब्रिटिश शास्त्री, अर्थशास्त्री या फिर जो कि किनके द्वारा कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। तो यहाँ पे मिल याद रखिएगा, जेम्स मिल के द्वारा। ठीक है, इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, स्थापना और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा
कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी प्रदान किया जा सके। क्या ये सही है यार? किस लॉजिक से? उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, जो कि ये गलत था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग अलग यानी अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट करके देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई थी। यानी पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक क्या होता है? तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ का मूल्य और मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और साथ ही साथ तौर तरीकों पर क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को ही उपनिवेशीकरण के कहा जाता है। ठीक है, उपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा और या फिर इसमें कुछ ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत होगी। बस यहाँ पे देखिए, जहाँ पर सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है उसको अभिलेखागार कहा जाता है और इसको इंग्लिश में आर्काइव कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंग्लिश में हमेशा पूछा जाता है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और संग्रहालय जैसे संस्थाएं बनाए गए थे दस्तावेजों को रखने के लिए। और यहाँ पे देखिए, खुशनवीसी किसको कहते हैं? तो खुशनवीसी उसको कहा जाता है, या फिर खुशनवीसी का मतलब होता है कि सुलेखनवीस, यानी जो अच्छे तरीके से चीज़ों को लिखते हैं उनको कहा जाता है। राइट, अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ये तो चीज़ सही है, तो इसके लिए सर्वेक्षण कराना जो कि अनिवार्य किया गया, मतलब उनका महत्व बढ़ता गया कि सर्वेक्षण कराना ज़रूरी है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सरकारी जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं। यानी जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें सिर्फ हमें ये पता चल सकता है कि सरकारी अफसर जो है वो क्या सोचते हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो उनके विचारों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि उनकी दिलचस्पी जो किन चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिल सकती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं था, बस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये इस चैप्टर से आपको बहुत सारी जानकारी तो नहीं मिली होगी, लेकिन जो कुछ जानना चाहिए था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है फिर भी। और इसका MCQ जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि MCQ हमारे एप्लीकेशंस पे पेड कोर्स में आपको दिया जाता है। तो जिन लोग पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।